Now, here we were studying that GDP measures only quantity, not quality. यानी कि जीडीपी में हम जो चीज़ें बनती है सिर्फ उसका हम वैल्यू ले लेते हैं कि क्या उसका वैल्यू है, क्या प्राइस है, बट उसका क्या क्वालिटी है, किस क्वालिटी की चीज़ें बन रही है। जैसे देखिए, कहीं बहुत सारी चीज़ें बन रही है तो उसका जीडीपी हम ऐड कर लें, लेकिन उससे ये नहीं पता चल रहा है कि वहाँ जो चीज़ें बन रही है उनका क्वालिटी कैसा है। तो जीडीपी क्वालिटी नहीं बताता है, क्वांटिटी बताता है। ठीक है, तो ये भी एक अलग ये है कि जीडीपी जो है आपका क्वांटिटी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन, क्वालिटी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है, बल्कि सिर्फ क्वांटिटी बताता है। हाँ, इतना वैल्यू का ये बना, लेकिन वो जो चीज़ें बनी वो किस क्वालिटी की हैं ये नहीं बताते। देखिए, इन द 1970s schools and banks did not permit the use of ball point pens. 1970 में स्कूल और बैंकों में बॉल पॉइंट पेन इस्तेमाल करना मना था। दिस इज बिकॉज द वंस अवेलेबल इन इंडिया वर ऑफ वेरी पुअर क्वालिटी, क्योंकि उस समय जो बॉल पेन मिलते थे इंडिया में वो बहुत ही लो क्वालिटी के होते थे। Since then, not only there has been a substantial increase in the quantity of ballpoint pens produced in India, but their quality has also improved a lot. अब जो बॉल पॉइंट पेन मिलते हैं, देखिए हमें भी याद है जो हम लोग बचपन में इस्तेमाल करते थे, जब नया नया बॉल पॉइंट पेन का कल्चर आया था, तो वो मतलब ऐसा होता था कि चल रहा है मुश्किल से, कभी इंक इतना छोड़ देता था कि पेपर पर फैल जाता था, लिखता था अजीब ढंग से। तो उस समय जब नए नए बॉल पॉइंट पेन आए थे तो उनका क्वालिटी अच्छा नहीं अवेलेबल होता था। फर्स्ट जो बढ़िया क्वालिटी का आया था वो था रेनॉल्ड्स। रेनॉल्ड्स का पेन आया था नया नया बॉल पॉइंट जो है, तो काफ़ी अच्छा होता था। तो ये जो है उस समय, कहने का मतलब है कि जो हमारे यहाँ उस समय चीज़ें बनती थी वो उतने अच्छे क्वालिटी की नहीं थी। अब जो है उसका क्वांटिटी भी काफ़ी बढ़ गया है और क्वालिटी भी बढ़ गया है। द इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ गुड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट इट इज़ नॉट कैप्चर्ड बाई जीडीपी। तो क्वालिटी, गुड्स के क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जीडीपी से पता नहीं चलता है। भाई जीडीपी में तो सिर्फ कीमत ऐड करना है, वो आप जैसा ही बनाइए। आप थर्ड क्लास चीज़ बना रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो वैल्यू ऐड होता जाएगा। कहाँ आपका जीडीपी बहुत है, लेकिन जीडीपी बहुत है इसका मतलब क्या आपके यहाँ चीज़ें अच्छी बनती हैं, अच्छे क्वालिटी की बनती है, इससे कोई पता नहीं चलता है। तो जीडीपी जो है क्वालिटी का कोई आंकड़ा, कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है, सिर्फ क्वांटिटी के बारे में कहता है। नंबर 3 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, GDP does not tell us about the way income is distributed in the country. इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है देश में, या लोगों को कितना इनकम हो रहा है, ये कोई इंफॉर्मेशन जीडीपी नहीं बताता है। जीडीपी में हम ऐड कर लेते हैं सबका, लेकिन उससे हमें ये नहीं पता चलता है इकोनॉमी का कि भाई लोगों को उसका इनकम किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यानी कि किसको कितना इनकम हो रहा है, लोगों का इनकम लेवल क्या है। जैसे किसी देश में एक आदमी है जिसके पास पूरा बड़ा बड़ा वहाँ का सारा बिजनेस उसका है और बाकी सारे गरीब मजदूर हैं, वहाँ का भी जीडीपी हाई हो सकता है, क्योंकि वो सारा प्रोडक्शन जो कर रहे हैं मजदूर, वो सारा उस बिजनेसमैन के लिए कर रहे हैं और सारा वो पैसा उसके जेब में जा रहा है। तो जीडीपी हो सकता है बहुत हाई, क्योंकि बहुत सारा चीज पैदा हो रहा है फैक्ट्री में, लेकिन वहाँ के लोगों को क्या इनकम मिल रहा है, तो इससे नहीं, क्योंकि जीडीपी हाई है लेकिन लोगों को वो मजदूरी बहुत कम देता है। तो जीडीपी से आप लोगों का जो इनकम लेवल है उसका आइडिया नहीं लगा सकते। हो सकता है जीडीपी बहुत हाई हो लेकिन लोगों का इनकम बहुत कम हो, लेकिन हो सकता है जीडीपी ज़्यादा ना हो लेकिन फिर भी लोगों का इनकम अच्छा खासा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो जीडीपी में बताता है कि टोटल इनकम क्या है, लेकिन वो इनकम लोगों में कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इसका कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, देता है जीडीपी। एंड नंबर 4, द जीडीपी डज नॉट
टेल अस अबाउट द काइंड ऑफ लाइफ पीपल आर लिविंग। जीडीपी से हमें ये नहीं बिल्कुल भी आइडिया लगता है कि लोग कैसा जीवन जी रहे हैं, क्या वो ठीक ठाक अपना ज़रूरतों को पूरा कर पा रहे हैं कि अपना बेकारी में गरीबी में जी रहे हैं, ये जीडीपी नहीं बताता है। अ हाई लेवल ऑफ पर कैपिटा रियल जीडीपी can go hand in hand with very low health condition of people, an undemocratic political system, high pollution and suicide rate। कहा जा रहा है कि हो सकता है कोई ऐसी जगह हो किसी इकोनॉमी में जहां की जीडीपी जो है पर कैपिटा जीडीपी बहुत हाई हो, लेकिन इसके बावजूद वहां हो सकता है कि वहां जो है लोगों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, वहां जो है पॉलिटिकल सिस्टम जो वहां का है वो अनडेमोक्रेटिक, जैसे बेसिकली चाइना की बात कही जा रही है कि लोगों का हेल्थ बहुत अच्छा नहीं होता है, या वहाँ अनडेमोक्रेटिक यानी जो वहाँ का शासन है वो अपने मर्जी से शासन करता है, जैसे मन है लोगों को वैसे करता है। हाई पॉल्यूशन वहाँ बहुत ज़्यादा हो सकता है, एंड सुसाइड रेट, सुसाइड वगैरह का रेट बहुत ज़्यादा हो सकता है, यानी लोग बहुत तनाव में हैं, तकलीफ में। तो जीडीपी से सारी चीज़ें अच्छी हैं ऐसा हम नहीं समझ सकते हैं। जिस देश का जीडीपी बहुत है तो जरूरी नहीं है कि वहाँ सारी चीज़ें बहुत अच्छी है। हम लोग जीडीपी से इकोनॉमी को कंपेयर करते हैं, लेकिन कोई देश का जीडीपी बहुत हाई है इसका जरूरी नहीं है मतलब कि वहाँ के लोग अच्छी तरह से जीवन जी रहे हैं, उनका स्वास्थ्य वगैरह अच्छा है, अच्छा उनका खा पी रहे हैं, अच्छे तरीके से रह रहे हैं। हो सकता है उल्टा जीडीपी हाई हो फिर भी वो हर तरह के कष्ट में जीवन गुजार सकते हैं ना। यहाँ देखिए बॉक्स है इंपॉर्टेंट, इससे पूछा जाता है सवाल, एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी। जीडीपी का एस्टिमेशन कौन करता है हमारे देश में? द सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, CSO। ठीक है, अंडरलाइन कर लो, द सेंट्रल, ऐसे आपको सर्वे वगैरह में भी कहीं लिखवाए थे चीज, द सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन CSO अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट। हमारे यहाँ जो स्टैटिस्टिक्स का मिनिस्ट्री है उसका हमारे यहाँ जो नाम है अभी या रहता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम्स एंड इम्प्लीमेंटेशन। उस मंत्रालय का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम्स एंड इम्प्लीमेंटेशन। उसके अंदर में उस मिनिस्ट्री में ऑर्गेनाइजेशन है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, CSO। तो देखिए द सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन CSO अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट कीप्स द रिकॉर्ड्स। तो यही इकोनॉमी के सारे रिकॉर्ड यही रखता है। इकोनॉमिक रिकॉर्ड्स कौन रखता है? CSO। It processes involves conducting an annual survey of industries and compilation of various indexes like the index of industrial production, consumer price index etc. तो ये जो CSO है ये पूरे साल का सर्वे करता है, ये सब तरह का इकोनॉमी में जितने भी सर्वे होते हैं, जैसे इंडस्ट्रीज का एक सर्वे होता है उसको कहते हैं एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, कि कहाँ कितना प्रोडक्शन हुआ साल भर में, उसका ये सर्वे करता है CSO। और उस सर्वे करके उसका रिपोर्ट जो है बनाता है, तो कई तरह का इंडेक्स, जैसे डेटा जो है उसको इंडेक्स के रूप में हमें देता है। और वो इंडेक्स क्या क्या है, जैसे कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP, अंडरलाइन करें बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो ये क्या है? इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का इंडेक्स है। तो इंडेक्स का मतलब ये एक उसको खाली 100 के स्केल पर कंपेयर कर देता है कि इस बार कितना रहा पिछले बार से। अब आपको एग्जैक्ट वैल्यू बोलेगा कि इस इंडस्ट्री में 10,516 करोड़ का प्रोडक्शन हुआ, तो आपको फिगर कितना इंडस्ट्री, तो ऐसे वो क्या करता है कि इंडेक्स उसका बना देता है कि हाँ इस बार प्रोडक्शन कितना रहा। तो अगर 100 से कम है तो इसका मतलब इस बार पिछली बार से कम रहा वैल्यू, 100 से ज़्यादा है तो इसका मतलब ज़्यादा रहा। तो इंडेक्स के रूप में उसको वैल्यू को रिपोर्ट को देता है, जिसको हम कहते हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन।
और ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे इकोनॉमी का, आईआईपी शॉर्ट में कहते हैं, आईआईपी। ये बताता है कि इंडस्ट्रीज में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, किस इंडस्ट्री में कितना प्रोडक्शन हुआ, ठीक है, उसका ये एक इंडेक्स वैल्यू देता है। ये कौन देता है? सीएसओ। दूसरा है, इसी तरह आपको बता चुके हैं इसके बारे में, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, देखिए शायद आपको नहीं समझा है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है ये हम आपको चर्चा किए थे कि महंगाई या कीमतें, उसका पता लगाने के लिए ये निकाला जाता है इंडेक्स। अब ये किस पर है, मैंने आपको बताया था दो तरह के इंडेक्स होते हैं, एक बेस्ड होते हैं होलसेल प्राइस पर, तो उसको कहते हैं WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स, और एक होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, CPI। तो जो खुदरा में चीजें बिकती हैं उनके दाम के आधार पर जो बनता है जो आंकड़ा, उसको कहते हैं हम होलसेल प्राइस इंडेक्स। और जो कंज्यूमर रिटेल यानी खुदरा में, थोक में पहले बोले, खुदरा में जो, सॉरी बोलने में गड़बड़ हो गई, होलसेल में, थोक में जो बिकता है, होलसेल में ज्यादा क्वांटिटी में जो बिकता है, वहां पर क्या रेट है चीजों का, उसके आधार, वहां के प्राइसेस के आधार पर जो इंडेक्स बनता है उसको हम कहते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स, WPI। और जो हम एज ए कंज्यूमर खरीदते हैं बाजार से चीजों को, तो हमें क्या प्राइस पड़ता है, रेट पड़ता है किसी चीज का, उसके आधार पर जो बनता है तो उसको कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, CPI। और इससे हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से पता चलता है कि पिछले बार से इस बार कीमतें ज्यादा है कि कम है, ठीक है। तो ये भी इसी तरह 100 के स्केल पर होता है या परसेंटेज में जैसे भी, तो ये बताता है, इसके आधार पर हम लोग महंगाई को स्टडी करते हैं कि हाँ एक आम आदमी के लिए महंगाई कितना % अभी चल रहा है, तो वो CPI के वैल्यू के आधार पर निकाला जाता है। बाजार में क्या कीमतें हैं होलसेल बाजारों में व्यापारियों के लिए, तो वो होलसेल WPI पर निकाला जाता है। तो जनरली जो हम महंगाई की बात करते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, वो CPI के आधार पर होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कौन तैयार करता है, कौन इसको छापता है, कौन बनाता है? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। और किसके अंदर आता है ये? मिनिस्ट्री के, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। आगे नाम कई बार सरकारें बदल देती है अपना अपना अलग, कांग्रेस सरकार कुछ रख, तो खैर उसमें जो मुझे ध्यान है कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो MOSPI शॉर्ट में लिखते हैं, MOSPI, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स प्लानिंग, प्रोग्राम नहीं, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो उसके तहत में, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के तहत ये आता है, ठीक है। ये सब छापता है। तो GDP कौन कैलकुलेट करता है? CSO। नाउ कॉम्पोजिशन ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP का कॉम्पोजिशन यानी क्या क्या चीजें GDP में लिया जाता है। इंडियन इकोनॉमी इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्टर। आप पढ़ चुके हैं कि हमारे यहाँ इकोनॉमी को 3 सेक्टर में मोटे तौर पर बांटते हैं। नंबर 1 प्राइमरी सेक्टर, नंबर 2 सेकेंडरी सेक्टर यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, नंबर 3 टर्सरी यानी सर्विसेज सेक्टर। तो देखिए नंबर 1 प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चरल सेक्टर भी इसको बोलते हैं। एग्रीकल्चरल सेक्टर इज नोन एज प्राइमरी सेक्टर इन विच एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस आर अंडरटेकन। एग्रीकल्चर का जो काम होता है, खेती बाड़ी और उससे जुड़ा हुआ काम जो भी है, वो सब इसमें आता है, उसको प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। एग्रीकल्चर बेस्ड एलाइड एक्टिविटीज, एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ और जो एक्टिविटीज होता है। प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स, ठीक है, और कच्चे माल का प्रोडक्शन, जैसे सच एज कैटल फार्म, ठीक है, जैसे हम जानवर पालते हैं। फिशिंग, मछली मारते हैं। माइनिंग करते हैं, निकाल के खान से खोदते हैं। फॉरेस्ट्री, जंगल लगाना, पेड़ पौधे लगाना, ये सब हो गया, जंगल काटना। कॉर्न, मक्का वगैरह उगाना। कोल, जैसे कि आपका कोयला निकालना, ये सब जो है किसमें आते हैं? सब
प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर सेक्टर या प्राइमरी सेक्टर में इनको जोड़ा जाता है। नंबर 2 सेकेंडरी सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रीज का जो सेक्टर है सेकेंडरी से मैन्युफैक्चरिंग उसको कहते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर इज सेकेंडरी सेक्टर इन विच गुड्स एंड कमोडिटीज आर प्रोड्यूस्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग द रॉ मटेरियल्स। यहाँ क्या है, इंडस्ट्री सेक्टर प्रोडक्शन कहते हैं, यानी कि कच्चे माल को हम उसको प्रोसेस करके उसका रूप बदल के बहुत सारा उसमें कामकाज करके वो फाइनली एक नए रूप में फिनिश्ड प्रोडक्ट के रूप में हमें मिलता है, इसलिए इसको कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ही है कि उसका रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाना, और ऐसे एक्टिविटी या ऐसे जगह को हम इंडस्ट्री कहते हैं। इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज आर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल, जूट, शुगर, सीमेंट, पेपर, पेट्रोकेमिकल, ऑटोमोबाइल एंड अदर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो ये सब हमने कुछ आम जो इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज हैं, उद्योग हैं। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हो गया, कॉटन टेक्सटाइल यानी सूती कपड़ों का जो पूरा, फिर जूट का इंडस्ट्री हो गया, शुगर का इंडस्ट्री, चीनी उद्योग हो गया, शुगर बनाने का, शुगर बिकने का, जो पूरा शुगर केन से शुगर बनता है बिकता है पैक होके ये पूरा। उसके बाद सीमेंट बनाने का इंडस्ट्री जो है, पेपर बनाने, पेट्रोकेमिकल यानी तेल, पेट्रोलियम वगैरह, डीजल, पेट्रोल, ऑटोमोबाइल, ये ऑटोमोबाइल जो पूरा बन के बिकते हैं गाड़ियाँ, एंड अदर स्मॉल स्केल, और दूसरे जो हैं ये सब आते हैं सेकेंडरी सेक्टर या इंडस्ट्रीज या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। उसको देखिए सेकेंडरी सेक्टर भी बोलते हैं, उसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं, उसको इंडस्ट्री सेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है, सब नाम। नंबर 3 इज टर्सरी सेक्टर या इसको सर्विस सेक्टर कहते हैं। टर्सरी सेक्टर इज नोन एज सर्विस सेक्टर विच इंक्लूड्स गवर्नमेंट, यानी जितने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनकी सर्विसेज, गवर्नमेंट सर्विसेज हो गए। साइंटिफिक रिसर्च, जितना तरह का रिसर्च होता है देश में वो सब इसमें आ जाता है। ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन, ठीक है, ट्रांसपोर्ट, जितना भी जो गाड़ी चलाने का धंधा है तो वो सब आ जाता है टर्सरी सर्विस सेक्टर में। ट्रांसपोर्ट हो गया, फिर कम्युनिकेशन, जितना ये सब टेलीफोन मोबाइल ये सब हो गया, सब आ जाता है सर्विस सेक्टर। देन ट्रेड, जितना बिजनेस हुआ वो सब हो गया सर्विस सेक्टर। पोस्टल डिपार्टमेंट, डाक लाना ले जाना सब उसमें काउंट होता है। बैंकिंग भी सर्विसेज में आता है। एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई, स्कूल, कोचिंग, कॉलेज सब जो है आ गए। एंटरटेनमेंट, जितना भी आप टीवी पर सीरियल, फिल्म बनना ये सब देखते हैं, फिल्म, सिनेमा, सारी चीज़ें जो है। देन हेल्थ केयर, जितना भी आपका दवा दारू, डॉक्टर, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम जो भी है हेल्थ केयर का। एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आईटी का, जितना तरह का आप मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, ठीक है, जो है सब आ जाता है किसमें, सर्विसेज या टर्सरी सेक्टर। In the 20th century, economists began to suggest that traditional tertiary services could be further distinguished from quaternary and quinary service sector. इसमें भी क्या है कि जैसे अब नए जो हैं इकोनॉमिस्ट हैं वो कहते हैं कि टर्सरी सेक्टर को भी बांट दीजिए। सर्विसेज कई तरह की होती हैं, जो ज़्यादा एक्सपर्ट सर्विसेज होती हैं, ज़्यादा हाई क्वालिटी, हाई एजुकेशन वाली, हाई नॉलेज वाली सर्विसेज होती हैं, उनको आप अलग बना दीजिए और उसको कहिए क्वाटरनरी सेक्टर। जैसे कि अब कोई हमें गाड़ी चला रहा है, ठीक है, गाड़ी चला रहा है और कहीं इंश्योरेंस का कोई आपको एडवाइस दे रहा है कि हाँ इसमें या इसमें पैसा लगाइए, इन दोनों को एक ही में मत रखिए। तो जो जैसे कंसल्टेंसी बोलते हैं या और तरह का जो एक्सपर्ट सर्विसेज है उनको आप रखिए क्वाटरनरी में, और जो सिंपल सर्विसेज है, खाना पकाना, खाना खिलाना, गाड़ी चलाना, ठीक है, और बहुत तरह के बैंकिंग ये सब, उन सब को आप ट्रेडिशनली टर्सरी में जो है उसमें रखिए। तो अभी हम लोग टर्सरी में रखते हैं, लेकिन क्वाटरनरी या क्वीनरी सेक्टर भी हम लोग कहते हैं, जिसमें एडवांस्ड जो सर्विसेज हैं वो सब उसमें
खैर, नाउ कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स इन जीडीपी ऑफ इंडिया। अब हम लोग देखेंगे कि जो हम पहले भी देख चुके हैं, इसका हम लोग रिसेंट डेटा देख लेंगे। अलग अलग सेक्टर्स का क्या कंट्रीब्यूशन है, कितना कंट्रीब्यूशन है हमारे जीडीपी में। देखिए, सर्विस सेक्टर इज द लार्जेस्ट सेक्टर ऑफ इंडिया। अभी अगर इकोनॉमी की हम बात करें तो हमारा सबसे बड़ा सेक्टर है वो है सर्विस सेक्टर। सबसे बड़ा जीडीपी के टर्म्स में, अगर जीडीपी या वैल्यू एडेड का आप देखेंगे, आउटपुट देखेंगे, तो उसके हिसाब से सबसे बड़ा सेक्टर है सर्विसेज सेक्टर। ग्रॉस वैल्यू एडेड, देखिए जो हम लोग जीडीपी की जगह अब क्या निकालते हैं, जीवीए, ग्रॉस वैल्यू। अभी जीडीपी भी आता है लेकिन जीवीए भी हम लोग अब ध्यान धीरे धीरे उधर फोकस कर रहे हैं। ग्रॉस वैल्यू एडेड, जीवीए, एट करंट प्राइसेस, करंट प्राइसेस मतलब हाल फिलहाल के जो प्राइसेस हैं, फॉर सर्विसेज सेक्टर इज एस्टिमेटेड एट 92.26 लाख करोड़ इन 2018-19। 2018-19 में सर्विसेज सेक्टर का जो जीवीए है करंट प्राइसेस पर, वो है लगभग 92 लाख करोड़, 92। नहीं, लेटेस्ट डेटा हम सर्वे में देख लेंगे, सर्वे में हम देख लेंगे लेटेस्ट डेटा जो पिछले साल का होगा, ठीक है। तो ये 2018-19 का एक आइडिया देने के लिए आपको इस डेटा को याद नहीं रखना है, लेकिन कहा जा रहा है कि सर्विस सेक्टर 2018-19 के करंट प्राइसेस पर जीवीए उसका था 92 लाख करोड़। सबसे बड़ा सेक्टर हमारा, ध्यान रखना, आपसे पूछा जाएगा हमारे इकोनॉमी का सबसे बड़ा सेक्टर क्या है, तो वो है हमारा सर्विस सेक्टर। अब यहाँ नीचे टेबल दिया गया है आपको जिसमें कि सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन ऑफ इन जीडीपी ऑफ इंडिया दिखाया गया है, तीनों सेक्टर का, एग्रीकल्चर या प्राइमरी सेक्टर, इंडस्ट्री या सेकेंडरी सेक्टर, और सर्विसेज या टर्सरी सेक्टर। इनका परसेंटेज कंट्रीब्यूशन 1950-51 से, आज़ादी के बाद से, और अब तक का 10-10 साल पर दिया गया है। तो हम देख सकते हैं जैसे 50-51 के समय, आज़ादी के तुरंत बाद हम देख सकते हैं एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन लगभग था 52%, इंडस्ट्री का था 14% और सर्विसेज का था 33%। 10 साल बाद ये 10% लगभग घट गया, 52 से हो गया 42। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री 5% बढ़ा और सर्विस 5% बढ़ा, यानी कि जितना एग्रीकल्चर का शेयर घटता जा रहा है उतना इनका शेयर दूसरे सेक्टर का बढ़ता जा रहा है। टोटल तो 100 ही होगा, तो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन कम होते जा रहा है। देखिए 10% कम हुआ, 52 से 42 हो गया लगभग, तो इधर 5-5% दोनों बढ़ गए। फिर 10 साल बाद 1970 में देखिए 42 से फिर 42 ही रहा लगभग, इधर भी इंडस्ट्री का भी लगभग थोड़ा सा बढ़ा घटा है, सर्विस का थोड़ा घटा तो इंडस्ट्री बढ़ा। फिर 10 साल बाद 80-81 में देखिए 5% और घट गया एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री जो है 5% लगभग बढ़ा और 1-8% सर्विस भी बढ़ा। फिर 10 साल बाद 90-91 में देखिए फिर 5%, 6% घट गया एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री जो है 1-2% बढ़ा, लेकिन सर्विस में ज़्यादा बढ़ा 5%। फिर 2010 साल बाद देखिए 5%, 6% और घट गया एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री जो है उतना ही रहा, सर्विस 5%, 6% बढ़ गया। जो एग्रीकल्चर घट रहा है वो सर्विस में बढ़ रहा है। फिर देखिए 2010 साल बाद 2010-11 में 5% इधर और घट गया, इंडस्ट्री में मोटा मोटी 1-8% का हुआ, बाकी सर्विसेज 5% और बढ़ गया। फिर 10 साल बाद 2011-12 में एग्रीकल्चर अब लगभग उतना ही रहा, इंडस्ट्री भी उतना ही रहा और सर्विस भी उतना ही रहा, कोई चेंज नहीं आया। और उसके बाद जो हम देख रहे हैं कि लगभग उतने पर ही मेंटेन्ड है, यानी कि 17-18% जो है एग्रीकल्चर, 30% के आसपास इंडस्ट्री और 52-53% के आसपास आपका सर्विसेज सेक्टर। एक रफ आइडिया जो है वो क्या है कि अभी लगभग 17-18% जो है आपका एग्रीकल्चर या प्राइमरी सेक्टर,
और 30% के आसपास इंडस्ट्री या सेकेंडरी सेक्टर, और 53-54% जो है वो सर्विसेज सेक्टर का कंट्रीब्यूशन। अब यहाँ जो है उसमें भी थोड़ा अलग अलग बांट दिया है। इसमें आपका देखेंगे कि छोटा छोटा सेक्टर, अभी तो हमने खाली ब्रॉडली पढ़ा कि एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। उसमें इन तीनों सेक्टर, एग्रीकल्चर में भी अलग अलग एक्टिविटीज का बांट के ये पाई चार्ट बनाया गया है। ठीक है, तो इसको एक बार इसमें भी देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर अलग है, एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री फिशिंग अलग है, फिर इंडस्ट्री सेक्टर एक अलग है, उसमें फिर माइनिंग क्वारिंग अलग है, मैन्युफैक्चरिंग अलग है, इलेक्ट्रिसिटी गैस वाटर सप्लाई अलग इसको करके दिखाया है, कंस्ट्रक्शन का अलग दिखाया है। उसके बाद सर्विसेज सेक्टर, और सर्विसेज सेक्टर में फिर अलग ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सर्विसेज एक अलग ही है, फाइनेंशियल सर्विसेज अलग है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव, डिफेंस सर्विसेज, ऐसे करके सबका अलग अलग आपको परसेंटेज दिखा दिया है। यानी कि हर सेक्टर का भी उसमें अपना डिवीजन कैसे है। फिर देखिए ये सेक्टर वाइज जीडीपी ग्रोथ ऑफ इंडिया, ठीक है, ये इकोनॉमिक कहाँ से है, तो ये आपको सोर्स इसका है statistics.times.com से। खैर एक दिखाया है, तो 3 यहाँ लाइनें हैं अलग अलग सर्विसेज की। एग्रीकल्चर है ग्रीन कलर, देखिए जो लगातार कम ज़्यादा वो एक मेंटेन है। ऑरेंज कलर का इंडस्ट्री है जो बीच में बढ़ा है फिर कम नॉर्मल हो गया है। सर्विसेज सेक्टर जो है ब्लू कलर की, वो लगातार देखिए ऊपर की ओर बढ़ता गया है। देखिए इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की बात करें वर्ल्ड में तो इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। इंडिया अकाउंट्स फॉर 7.39% ऑफ टोटल ग्लोबल एग्रीकल्चरल आउटपुट। दुनिया का जितना प्रोडक्शन है एग्रीकल्चर का, उसका लगभग 7.5% जो है वो इंडिया का हमारा हिस्सा है। इन इंडस्ट्री सेक्टर इंडियाज वर्ल्ड रैंक इज 6। इंडस्ट्री सेक्टर में वर्ल्ड में 6ठे रैंक पर है। एंड इन सर्विस सेक्टर इंडियाज वर्ल्ड रैंक इज 8। सर्विस सेक्टर में देखें तो इंडिया का रैंक 8 है, 8वां। Contribution of agriculture sector in Indian economy is much higher than world's average। तो एग्रीकल्चर सेक्टर का इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूशन है, ये दुनिया के देशों से हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। जो अगर एवरेज हम दुनिया के देशों का लेते हैं तो जो कि आता है लगभग 6.5%, जबकि हमारे यहाँ भी कंट्रीब्यूशन कितना है एग्रीकल्चर सेक्टर का, अभी आपने देखा 17-18% के आसपास। तो दुनिया के देशों के कंपैरिजन एवरेज ले रहे हैं यहाँ पर हम सबका अगर इंडिविजुअल लेंगे तो अलग अलग हो जाएगा। एवरेज ले रहे हैं तो हमारा एवरेज से काफ़ी ज़्यादा है एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर हमारे यहाँ ज़्यादा फोकस है। कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री एंड सर्विसेज सेक्टर इज लोअर देन वर्ल्ड एवरेज। और इंडस्ट्री और सर्विसेज सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जो वर्ल्ड के एवरेज से हमारा काफ़ी कम है, जो कि हमारा अभी जो है 30% है इंडस्ट्री का और 63% नहीं 63 नहीं 53 हो गया, मिसप्रिंट हो गया, उसको 53 कर लीजिए इसे। ये 7% थोड़े एग्रीकल्चर का खाली नहीं, सॉरी वेट, यहाँ वर्ल्ड का एवरेज दिया जा रहा है। ठीक है, ये वर्ल्ड का डेटा है। वर्ल्ड का डेटा जो है वो है इंडस्ट्री सेक्टर का 30% और सर्विसेज सेक्टर का 63%। और हमारे यहाँ का तो आपने देखा ही, जो ऊपर देखा आपने 17% एग्रीकल्चर का, 29% के आसपास सर्विसेज का और 52-53% जो है एग्रीकल्चर। ये वर्ल्ड का एवरेज डेटा है। यहाँ देखिए बॉक्स में डेफिनेशन दिया है ग्रॉस वैल्यू एडेड। ग्रॉस वैल्यू एडेड इज अ मेजर ऑफ the value of goods and services produced by an industry in a given area of the economy. GVA equals GDP plus subsidies minus direct या sales taxes। टैक्सेस को घटा देते हैं, GDP plus सब्सिडी माइनस टैक्सेस करते हैं तो GVA हमें मिल जाता है।
नाउ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, आपको ये सब डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट इज़ इकोनॉमिक ग्रोथ, व्हाट इज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसमें हमें ज़्यादा जानने की बात नहीं है। देखिए यहाँ कहा जा रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ में, टॉपिक में देखेंगे द की पैरामीटर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन एनी इकोनॉमी आर इट्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इकोनॉमिक ग्रोथ हम कैसे मेजर, मैंने बताया ग्रोथ मतलब हम नंबर्स की बात करते हैं। नंबर्स इकोनॉमी में क्या होते हैं, जीडीपी, जीएनपी, तो इनसे हम इकोनॉमिक ग्रोथ मेजर करते हैं कि कितना ग्रोथ हुआ, कितना बढ़ा जीडीपी या जीएनपी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, देखिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट projects a broader picture of economy which takes into account an increase in production level or output of an economy along with an improvement in the living standard of its citizens। जबकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जब हम बात यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है कि ग्रोथ तो हो ही रहा है, साथ ही साथ लोगों के भी हालत में सुधार होना चाहिए। डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि लोगों का भी जीने में सुधार होना चाहिए। ठीक है, प्रोडक्शन आपका बढ़ रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन साथ में आपका लोगों के भी लिविंग स्टैंडर्ड, उनके जो है लिविंग, उनका नीड्स, उनका ये सब में सुधार, डेवलपमेंट होना चाहिए। इट फोकसेज मोर ऑन सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो डेवलपमेंट जब हम बात करते हैं तो ये सोशियो, सामाजिक और आर्थिक बातों पर ज़्यादा फोकस करता है रादर देन जस्ट क्वांटिटेटिव इंक्रीज इन प्रोडक्शन। बस इतना कि हम प्रोडक्शन के वैल्यू पर फोकस करें कि कितना, पिछले साल कितना हुआ, 100 टन हुआ, इस बार कितना प्रोडक्शन हुआ, 200 टन हुआ। ये खाली नंबर्स पर नहीं बल्कि लोगों के लाइफ क्वालिटी पर फोकस करता है, सोसाइटी पर फोकस करता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ क्वालिटेटिव मेजर विच मेजर्स इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, लेबर रिफॉर्म, ये सब अंडरलाइन कर लीजिए यहाँ से। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ क्वालिटेटिव मेजर, यानी क्वालिटी को नापता है। विच मेजर्स, क्या नापता है, इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, आपका टेक्नोलॉजी में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ। लेबर रिफॉर्म्स, यानी जो लोग मजदूर करते हैं, काम करते हैं, उनका क्या सुधार हुआ, उनके कामकाज में, उनके पैसे, उनके सैलरी में, वेज में, उनके वर्किंग कंडीशन में, उनके सेफ्टी में, उनके जो और उनको फैसिलिटी रहने सहने का, खाने पीने का सब जो सुविधा है, उन सब में क्या सुधार हुआ, यानी लेबर रिफॉर्म्स। राइजिंग लिविंग स्टैंडर्ड, यानी कि जीने का जो स्तर है वो ऊंचा हो रहा है कि नहीं, बढ़ रहा है कि नहीं, लोग बेहतर खाना पीना खा रहे हैं कि नहीं, लोग बेहतर जो है स्वास्थ्य सुविधाएं, लोग बेहतर उनको पढ़ाई लिखाई की सुविधाएं हैं और तरह की मिल रही है कि नहीं, यानी राइजिंग लिविंग स्टैंडर्ड्स एंड ब्रॉडर इंस्टीट्यूशनल चेंजेस। और उस इकोनॉमी का जो इंस्टीट्यूशंस है वो उसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं, यानी जो भी तौर तरीका है इकोनॉमी का, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो बैंक्स हैं, जो भी उसमें, वो सब में इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं, इन सारी बातों को इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखता है। और इकोनॉमिक ग्रोथ सिर्फ ये देखता है कि आउटपुट कितना बढ़ गया। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज एप्ट टूल टू मेजर द रियल डेवलपमेंट इन एन इकोनॉमी। अब नया आपको बताया था कि एक आया है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI, जो कि 3 चीज़ों पर फोकस होता है, बताया था आपको। एक तो हो गया लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कितने साल आदमी वहाँ जीता है, उसका वहाँ एजुकेशनल लेवल, लोगों का एजुकेशनल लेवल क्या है, और उनका जो है इनकम लेवल, इनकम कितना है, इन चीज़ों पर फोकस करता है, उसको कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI। तो आज के समय में कहा जा रहा है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज एप्ट, मतलब उचित, बढ़िया, एप्ट टूल टू मेजर द रियल डेवलपमेंट इन एन इकोनॉमी में। रियल डेवलपमेंट क्या, कितना हो रहा है, उसको मेजर करने के लिए आज का जो है वो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसलिए HDI पर पिछले 10 सालों से, या उससे 10 ही नहीं, पिछले लगभग 15 सालों से समझिए कि बहुत फोकस है। तो आपको HDI से जुड़ा हुआ कोई भी रैंकिंग आता है, रिपोर्ट आता है करंट अफेयर्स में या कहीं भी देखते हैं, उसको जरूर ध्यान रखिए, नोट पूछा जाता है। इंडिया का HDI है, बिहार का, ठीक है, भारत में अलग अलग राज्यों के बीच बिहार का क्या है HDI, कितना वैल्यू, कितना इसको नंबर मिला HDI, इंडिया को कितना मिला, किस रैंक पर है दुनिया।
तो HDI, क्योंकि ये कहता है ह्यूमन डेवलपमेंट, वहाँ के लोगों का कितना डेवलपमेंट हो रहा है। और इसमें 3 बातें क्या क्या होती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन और इनकम। यहाँ एक देखिए टेबल भी बना के आपको दे दिया गया है, इस टेबल को बना लेंगे, लिख लेंगे तब आपको ये ध्यान में बैठ जाए। डिफरेंसेस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंसेस होता है वो यहाँ टेबल में आपको बना के दिखा दिया गया है। अब जो है ये टॉपिक है नेक्स्ट 1.6, डेवलपमेंटल पाथ बेस्ड ऑन GDP एंड एम्प्लॉयमेंट। इसको कल कराएंगे, एक बड़ा टॉपिक है पूरा। तो इसमें जो है आपका टॉपिक जो 1.6 है, डेवलपमेंटल पाथ बेस्ड ऑन GDP एंड एम्प्लॉयमेंट, ये जो है आपका पूरा इंडिया का जो है इकोनॉमी अब पिछले 75 सालों में किस तरह से उसको हमने क्या क्या फोकस किया, कब क्या किया, इम्पोर्टेंट और बड़ा टॉपिक है। इसको हम लोग कल सेपरेटली ख़त्म कर लेंगे, आज इसको नहीं करा पाएंगे। तो इतना ही आज रखते हैं, कल जो है इसको हम लोग ख़त्म कर लेंगे। ये इससे आपको क्वेश्चन आता है, जो प्लानिंग वगैरह जो है इसी से पूछा जाता है। तो पिछले 75 सालों में इंडिया का इकोनॉमी कैसे कैसे क्या हुआ, क्या चला और क्या क्या तरह की पॉलिसीज़ यहाँ लाई गई, उसके बारे में हम लोग यहाँ, इसमें टाइम लगेगा क्योंकि 75 साल में भाई बहुत कुछ हुआ, उसका डिस्कशन में टाइम लगेगा। इसको हम लोग कल करेंगे। एक रीडिंग इसको कर, हाँ इसको एक रीडिंग कर लीजिएगा तो थोड़ा आपको आइडिया आ जाएगा, समझने में दिक्कत नहीं होगा। कल एक रीडिंग डाल लीजिएगा इसको आपने, और पीछे का जो भी चीज़ें हैं और जो मैंने कहा आपको कि जो बेसिक शुरू में कराया था उन सबको रिवाइज एक बार उलट पलट के देखिएगा, जो भी बेसिक चीज़ें हैं। क्योंकि होता क्या है, छोटे छोटे टर्म्स इसमें बहुत यूज होते हैं इकोनॉमी में, और वो आपका माइंड में फ्रेश नहीं है तो फिर कंसेप्ट आपको समझने में क्लियर नहीं होगा। तो बहुत सारे टर्म्स होते हैं इकोनॉमी, तो उनको जो पहले आपको बेसिक में कराया गया था शुरुआत के चैप्टर्स में, उन सबको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है, तभी समझने में आपको, क्योंकि यहाँ हम बोलते चले जाएंगे तो आपको वो लगेगा कि अरे क्या है, उसका रिलेशन समझ में नहीं आएगा। तो इसी के लिए पहले बेसिक करा दिया गया, इसके एक बार रिवाइज उसको जरूर कर लीजिएगा, जो भी टर्म्स है और चैप्टर्स हैं।